साथियों नमस्कार। इस कोरोना कालीन इस विषम परिस्थिति में हमें अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ा, जिसको हम ऑनलाइन टीचिंग कह रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग में आज मेरा ये प्रथम प्रयास है कि मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है नोइंग आवर नंबर्स, संख्याओं को जानना। हम बचपन से अपनी संख्याओं के साथ खेलते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि बचपन से जब से हमने होश संभाला है, हमने ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू किया है तथा हमें अनेक प्रकार के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो उसमें तो ये हमें प्रकृति में जो संख्याएं दिखाई देती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब प्रकृति में कैसे? जैसे कि हम देखें, प्रकृति में एक सूर्य, दो आंखें, त्रिभुज की 3 भुजाएं, चतुर्भुज की 4 भुजाएं, इस व्हाइट बोर्ड के 4 भुजाएं, इसी प्रकार पंचभुज की 5 भुजाएं, षष्ठभुज की 6 भुजाएं, आदि आदि आदि। तो अगर हम इनको देखें क्रम है, इसमें हम अगर क्रम देखना चाहें तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 100। तो इसी तरह इस क्रम को अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो वे जो संख्याएं हमें प्रकृति में दिखाई देती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरी संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। हमने देखा है प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। हम यह भी जानते हैं जब कभी ग्रुप ऑफ नंबर्स में यदि कोई संख्या न हो तो हम उसे एक संख्या से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं 0। अब इसी की बात को हम यदि आगे बढ़ाएं, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लें, हमने माना एक थैली है हमारे पास जिसमें हमारी नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 100। इस सेट ऑफ नंबर्स में हमने एक बड़ा थैला ले लिया। इस बड़े थैले में हमारा अंदर से नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके साथ यदि हम 0 को सम्मिलित कर लें तो क्या होगा साथियों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 100। ये संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। यदि हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लें तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स कहलाती हैं। साथियों, अभी तक हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट अब हम बात करना चाह रहे हैं पूर्णांक, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स से। अब हमने देखा है कि पूर्ण संख्याओं में 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100 ये पूर्ण संख्याएं हैं। जब कभी हम 2 पूर्ण संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं, सपोज दैट 2 - 1 इज इक्वल टू 1, देन 5 - 4 इज इक्वल टू 1, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 पूर्ण संख्याओं का डिफरेंस लेने पर हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है।
किस स्थिति में? जब हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से सब्ट्रैक्ट करते हैं या घटाते हैं। जैसे छोटी संख्या 2 है, 2 को हमने 6 में से घटा दिया तो 4 आया, तो 4 हमारी एक पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। लेकिन यह हर स्थिति में ऐसा नहीं होता है। यदि हम यह लें 2 - 4, छोटी संख्या में से यदि हम बड़ी संख्या को घटाने की अगर क्रिया करें तो इस स्थिति में क्या होगा? यह एक प्रश्न चिन्ह है कि तब हमें कौन सा होल नंबर प्राप्त होगा। तो उस समय हमें एक नए प्रकार की संख्याओं को समझने की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक भी अब 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। तो उस 2 प्रकार के पूर्णांक में सबसे पहले हम बात करेंगे धन पूर्णांक। पहले हम बात करेंगे धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स। धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने पूर्णांक देखा 1, इसके समकक्ष हमने एक दूसरे अंक की संकल्पना करी, जिसको इसमें जोड़ने पर धन 1 में यदि हम ऋण 1 को जोड़ दें तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 0। इसी प्रकार धन 3 में हमने एक दूसरे नंबर की कल्पना करी ऋण 3, जिसको इसमें जोड़ने पर उत्तर प्राप्त होता है 0। तो इस प्रकार यह संख्याओं का कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हुआ। तो उसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि धन पूर्णांक। तो किस तरह का हमें ये कॉम्बिनेशन प्राप्त हुआ, हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये हमारा 0, 0 से इधर है धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5 अप टू 100। और अगर ये यदि हम इसके बाईं ओर के संख्यांक की बात करें तो इधर क्यों हम जाएंगे -1, -2, -3, -4 अप टू 100। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक ऊपर धन पूर्णांक की, और इसी के समकक्ष यहाँ पर साथ में आया हमारा ऋण पूर्णांक। अब मैं इसमें दोनों को आपको एक साथ यहाँ पर बताना चाहूंगा, जिसको हम धन पूर्णांक को हमने पॉजिटिव इंटीजर्स कहा और ऋण पूर्णांक को हम कह रहे हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस 0 के दाईं ओर जो संख्यांक हमें प्राप्त हुए हैं, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, इनको हम कहते हैं धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस 0 के बाईं ओर जो पूर्णांक हमें प्राप्त हुए हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 अप टू 100, इनको हम कहते हैं ऋण पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर्स। अब बात यह आती है, इनको 0 से हमने दाईं ओर के संख्यांक को धन पूर्णांक की संख्या दी और 0 से बाईं ओर के संख्यांक को हमने ऋण पूर्णांक की संख्या दी। तो 0 कैसा पूर्णांक है? तो इसमें हम यह कह सकते हैं 0 सिंपली ए इंटीजर, ये सामान्यतः एक पूर्णांक है। न तो यह धन पूर्णांक की श्रेणी में आता है और न ऋण पूर्णांक की श्रेणी में आता है। साथियों, पूर्णांक को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि हम किसी बच्चे के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, यदि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, जिसको हम नेचुरल नंबर्स में भी देखते हैं और होल नंबर्स में भी देखते हैं। लेकिन परिस्थितियां तब
से बाहर हो जाती हैं बच्चे के, जब वो यह जानना चाहता है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को कैसे घटाएंगे। यदि 2 में से यदि हमने 4 को घटाना पड़ गया तो उस समय हमारे पास कौन सा संख्यांक आएगा। तो उसके लिए ही जो है पूर्ण संख्याएं के बाद पूर्णांक की कल्पना की गई, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। अब हम बात करेंगे कि हमारी पूर्ण संख्याओं को एक संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। और उस संख्या रेखा में हमारे इंटीजर्स को हमने प्रदर्शित करना है। आप हमारी बात से सहमत होंगे कि यदि हम एक संख्या रेखा लें तो संख्या रेखा के दाईं तरफ जो हमारे होते हैं धन पूर्णांक होते हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बाईं ओर जो हम लेते हैं ऋण पूर्णांक को लेते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने बीच में ओरिजिन केंद्र पे हमने लिया है संख्यांक 0, जिसको हमने कहा न तो ये धन पूर्णांक होता है और न ही ऋण पूर्णांक। इसके दाईं ओर जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हमको पहला पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है +1 धन 1, और उसी के समकक्ष शून्य के बाईं तरफ जाने पर हमें एक ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं ऋण 1। तो यदि हम दाईं ओर को जब आगे को बढ़ते हैं, जैसे मैं आपको के सामने एक एरो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ, यदि हम शून्य से दाईं ओर के आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें धन पूर्णांक प्राप्त होते हैं नंबर लाइन में, और शून्य से यदि हम पीछे की ओर जाएंगे, बाईं ओर को हम एक एरो बना देते हैं, तो यहाँ को हमको ऋण पूर्णांक प्राप्त हो। अब साथियों सोचने वाली बात यह है कि ये पूर्णांक को जब हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया तो प्रदर्शित करने पे बच्चे का पहला प्रश्न यह होता है, सर कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसका सीधा सा उत्तर है, कहीं कोई हेरफेर नहीं, बाएं दाएं नहीं, एक सामान्य सा रूल है। यदि हम इस संख्या रेखा में बाईं ओर से दाईं ओर की ओर बढ़ते जाएंगे तो संख्याएं उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देख लें, धन 1 से बड़ा धन 2, धन 2 से बड़ा धन 3, धन 3 से बड़ा धन 4, धन 4 से बड़ा धन 5। और यदि हम से इधर की ओर चले जाएं तो यहाँ को देखा ऋण 1, ऋण 1 से बड़ा 0, ऋण 2 से बड़ा ऋण 1, ऋण 2 से बड़ा 0, ऋण 4 से बड़ा ऋण 3, ऋण 1, 0, ये सब ऋण 4 से बड़े हैं। तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होने की कोई भी संभावना नहीं है। यदि हम इस बात को समझ जाएं कि संख्या रेखा में यदि हम बाईं ओर से दाईं ओर की ओर जाते जाएंगे तो संख्याएं उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। और इसी के उलट यदि इस संख्या रेखा में यदि हम दाएं से बाईं ओर की ओर बढ़ेंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे, तो संख्याएं उत्तरोत्तर घटती जाती हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑन नंबर लाइन इस तरह से हम कर सकते हैं। हम इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि हम एक एग्जाम्पल हमने ले लिया +2 +3, यदि हमने इस तरह से जोड़ना है तो ये संख्या रेखा में बड़ा आसान सा काम है। बच्चे को इसको हम दिखाते हैं। शून्य से जब यदि हम +2 2 खाने आगे बढ़ते हैं तो ये हमें +2 प्राप्त होता है। यदि इसमें हमने आगे जोड़ना है +3, तो फिर 3 खाने यदि हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर से तो यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं। यदि हम कुछ को एक साथ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, तो +2 +3 +5। ये हमारा है संख्या रेखा पर जोड़ना, एडिशन ऑन नंबर लाइन। इस तरह से हम संख्या रेखा पर जोड़ना आसानी से कर सकते हैं। और लेकिन क्या इसमें
क्या जोड़ना ही हो सकता है? संख्या रेखा पर कई संक्रियाएं की जा सकती हैं। संख्या रेखा पर हम जोड़ना कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और यदि चाहें तो डिवीजन भी आसानी से हो सकता है। तो आखिर कैसे, तो हम देखते हैं आगे को। साथियों, आप मेरी बात से मुझे लगता है बोर तो नहीं हो रहे होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं कि पूर्णांक का घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा आपके सामने डिस्प्ले कर दी है, तो एक उदाहरण से हम इस बात को समझना चाहेंगे। हमारे साथ एक प्रश्न है, +6 माइनस +2, या इसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं, तो हम इसको ये लिखा है कि 6 ऋण 2, 6 में से हमने 2 घटाना है। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? हम इस संख्या रेखा पर हम जाएंगे, +6 जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, धन 6 पर गए हम, उससे हमने माइनस माने बाईं ओर को आना है, क्योंकि ऋण पूर्णांक हमारे कहाँ की ओर है? बाईं ओर को। तो हम बाईं ओर को हम चलेंगे आगे, एक कदम हम चले, क्योंकि -2 है तो हम 2 कदम चल गए। यहाँ से अगर एक साथ 2 कदम चल रहे होते तो हम यहाँ पर पहुंच जाते। तो अब हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि 6 - 2, 6 में से 2 घटाने पर हम कहाँ पर पहुंच गए? 4 पर, दैट मीन्स +4। तो ये हमारा संख्या रेखा पर हमारा घटाना आया कि 6 में से 2 घटाने पर हमको क्या प्राप्त होता है? 4, ये संख्या। अब इसके उलट एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिस एग्जाम्पल में बहुधा बच्चे प्रश्न पूछते हैं। बच्चों का प्रश्न यह होता है कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, 5 माइनस 3, एक एग्जाम्पल सपोज दैट हम ले लें, +5 में से यदि हमने घटाना है -3, इस तरह के एग्जाम्पल पर हम कैसे हम इसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें यह कहना है कि संख्या रेखा पर +5, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं संख्या रेखा पर +5 यहाँ पर आपके सम्मुख डिस्प्ले हो रहा है, ये +5 है। अब यहाँ से हमने इसको -3 पे जाना है कि 5 में से ऋण 3 को घटाना है। अब चूंकि ऋण 3 माइनस करना है तो हमको जाना है 0 से बाईं ओर की संख्या में, निगेटिव इंटीजर्स में हमने जाना है ऋण 3 पर। तो उसके लिए सर्वप्रथम कैसे जाएंगे? निगेटिव इंटीजर्स में जाने के लिए पहले इस 5 को कहां पर आना पड़ेगा? 0 पर, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? 0, हमारा जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में कहा जाए तो मूल बिंदु 0 है। तो +5 से यदि हमको 0 पर आना है तो हमको कितने स्टेप चलने पड़ेंगे? आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप चल करके हम 0 पर पहुंच गए। अब उसके बाद -3, माइनस माने मैंने आपको बताया जब भी माइनस होगा बाईं ओर जाना है, -3 तक हमने पहुंचना है। तो फिर हमको यहां से चले 1, 2, 3, तो हम कहां पर पहुंच गए? -3 पर। अब आंसर कितना होगा? प्रश्न ये उठता है। अब आंसर इस संख्या रेखा पे यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा इस स्थिति में। अब इसमें हमने यह समझना है कि +5 में से यदि हमने -3 को माइनस किया है तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको कितने यूनिट्स तय करने पड़े, कितने स्टेप हमको चलने पड़े? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यदि हम यहाँ से सीधे डायरेक्ट यहाँ चल रहे होते तो कितने स्टेप आ रहे हैं? हम यहाँ पर 8 स्टेप आ गए। या इसको हम इस भाषा में इस तरह से भी कह सकते हैं कि -3 से 5 तक की डिस्टेंस, -3 से अगर डिस्टेंस की बात करें, अगर इसको हम थोड़ा एरो को चेंज कर दें, -3 से 5 की डिस्टेंस कितनी है? 8 स्टेप। तो इसको उसका आंसर आ जाता है +8। और वैसे इस भाषा में हमने एक देखा भी है
हम जानते भी हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ऋणात्मक की ऋणात्मक दिशा, एक बड़ा प्रश्न है। ऋण की, ऋण अपने आप में ऋण दिशा है, उस ऋण की ऋण दिशा, तो ऋण की ऋण दिशा क्या होगी, धनात्मक होगी। या जिसको हम जनरली भाषा में कहते हैं ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसी का हमने सहारा यहां पर लिया कि +5 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 5 + 3 एंड देन इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे रोमन संख्याओं की, क्योंकि रोमन संख्याएं बहुधा दैनिक जीवन में हमें इसके उपयोग की बहुत आवश्यकता पड़ती है और बच्चों को कक्षा 6 के स्तर पर रोमन संख्याओं का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अब बच्चे अधिकतर प्रश्न पूछते हैं कि सर हमको रोमन संख्या कहाँ दिखाई देती है, और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी रोमन संख्या सबसे पहले घड़ियों में देखी थी कि जो रोमन संख्या वाली जो 1 से 12 तक के डायल पर अंक लिखे रहते हैं, वो वाली घड़ी मुझे बचपन से बहुत आकर्षित करती है और रोमन संख्याओं के प्रति एक विशेष आकर्षण भी था। और सामान्यतया रोमन संख्याओं का उपयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं, तो इसलिए रोमन संख्याओं का ज्ञान होना भी बच्चे के लिए जरूरी है। तो बहुत सरल तरीका इस रोमन संख्या को समझने का है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, या उसमें हम 1 से जब हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, तो उसमें पहला पूर्ण संख्या जो है हमारा पहला नेचुरल नंबर 1 है। तो 1 को हम रोमन संख्याओं में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा होगा बहुधा 1 के लिए हम क्या करते हैं, एक डंडा खींचते हैं, ये रोमन नंबर 1। जिस तरह से 1 हमारा इंटरनेशनल नंबर्स में 1 लिखा जाता है, वैसे ही 1 यहाँ भी लिखा जाता है। 2 के लिए हम क्या करते हैं कि 2 खड़ी रेखाएं, ये 2 रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। उसके बाद आता है 3 के लिए 1 2 3 यदि हमने खड़ी रेखाएं लिखी थी, तो ये रोमन नंबर्स में इसको प्रदर्शित करते हैं 3 से। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों को समझाने के लिए 5 की। मैं 5 की बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने संकेतांक है V से हम करते हैं 5 को रिप्रेजेंट। अब क्योंकि 4 जो है 5 से 1 कम है, तो रोमन संख्याओं में ये नियम है, हर जगह आप इसका प्रयोग होते हुए देखेंगे कि 5 से 1 कम, तो 5 से 1 कम है 4, तो 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 हमने लिखा, उसके आगे 1 हमने डंडा लगा दिया, तो यहाँ पर हो गया 4। इसको रोमन संख्याओं में कहते हैं 4 तो ये हो गया 5। अब नेक्स्ट, क्योंकि जब हमने 1 कम करने के लिए पीछे डंडा लगाया, अब 6 हमने लिखना है, तो बहुत इजी रूल है, 5 1 डंडा लगा दिया 6 VI। नेक्स्ट 7 के लिए VII, ये हमारा हो गया 7। 8 के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप आसानी से बता सकते हैं, VIII, ये हमारा हो गया 8। एंड देन 9। अब 9 से पहले मैं बात कर लेता हूं 10 की। तो 10 के लिए रोमन संख्यांक में जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, तो 10 के लिए हमने कर दिया x। तो साथियों जब x हमने 10 के लिए रिप्रेजेंट किया, तो 9 के लिए क्या करेंगे, 1 कम, तो 1 डंडा जो हम उसके आगे लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा IX। तो ये हो गया 9 के लिए, अब ये 10 के लिए। तो ये 10 तक की संख्या होंगी, तो हम आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। अब 11 कैसे करेंगे, फिर वही नियम है, 10 आ गया, तब 10 के लिए XI, 12 XII, 13 XIII। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 19 तक। तो अब बात आएगी 20 की, तो 20 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, X 20 को। इसी तरह हम बात करेंगे 30 की, तो 30 के लिए फिर वही आ जाएगा X। साथियों 30 के लिए हमने आपको बताया X। अब हम बात करते हैं, फिर हम एक स्टेप जंप कर जाते हैं, अब हम पहुंचते हैं 50 में। तो 50 के लिए एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंबल दिया गया रोमन नंबर्स में, जिसके कहा गया L। तो
एल यदि हम इसको दे दिया एल, तो अब एल से कितना कम है 40, 50 का तो एल हो गया। यदि हम 40 की बात कर रहे हैं, हम 40 कहना चाह रहे थे, तो 40 10 50 से कितना कम, ऑब्वियसली 10 कम। तो 10 के लिए हमारा क्या संख्यांक है x, तो x उसके आगे आ जाएगा, तो ये 40 के लिए हो जाएगा हमारा XL। बहुत अच्छी बात होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 हो गया हमारा, अब 60 के लिए क्या होगा, जब हमारा 50 के लिए L है, तो L के यदि हम आगे जाएंगे 10, तो हो गया LX 60। फिर हम 70 के लिए आगे जाएंगे, तो 70 के लिए हमारा हो जाएगा LXX 50 60 70। देन 80 के लिए हम आगे गए, तो आएगा LXXX। अब हमने अपनी गाड़ी को यहीं पर विराम देना है, क्यों अब हम जाएंगे 90 पर नहीं, अब हम फिर 10 को छोड़ करके हम जाएंगे 100 पर। तो 100 के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंबल आता है, क्या होता होगा साथियों, सोचिए तो जरा सा। 100 के लिए जो सिंबल है वो है C, तो 100 को हम इसमें दिखाते हैं C। 100 तो हम आ गया, अब 90 क्या होगा, आप समझ गए मेरी बात कि 90 क्या होगा, 100 से 10 कम। तो 90 को जब हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, तो 90 के लिए ऑब्वियसली क्या होगा, 10 के लिए हम x लिख रहे हैं, तो XC। तो इस तरह से हम 90 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन जब हम आगे बढ़ेंगे 91 92, फिर तो वही है 90 के बाद XCI XCII XCIII। तो ये हम इस तरह से 99 तक और 100 तक इस तरह से हम संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है कि इससे आगे की संख्याओं को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए रोमन संख्यांक में कैसे लिखा जाता है, तो इसको हम देखते हैं। साथियों, अभी तक हमने 100 तक रोमन संख्याओं को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। अब इससे आगे आने वाली संख्याओं को हम रोमन संख्याओं में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए चूंकि हमने मनुष्य की एक आदत है साधारणतया कि कोई भी काम के लिए वो एक सरल विधि सोचता है, सरल ट्रिक सोचता है, तो उसके लिए क्या सरल विधि हो सकती है कि हम उससे आगे आने वाली संख्याओं को रोमन संख्याओं में रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला आज मैं आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक फॉर्मूला, आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया है, आप लोग उसको समझ पा रहे होंगे। मैंने लिखा है लूसी कांट ड्रिंक मिल्क। तो इससे साथियों अब कैसे पता चलेगा क्या सरल फॉर्मूला है, सरल फॉर्मूला इसी के अंदर छिपा हुआ है। क्या हम देखते हैं, इस लूसी का जो एल है इसको हमने गोला कर दिया है यहाँ पर एल, देन सी ड्रिंक का डी, मिल्क का एम। इसी के अंदर रोमन संख्याओं की रिप्रेजेंट करने की जानकारी नहीं है। हमने देखा था लूसी का जो एल है, एल को हमने रिप्रेजेंट किया था, आपने देखा होगा इससे पहले जब हम बात कर रहे थे एल को रिप्रेजेंट करने की, तो एल को हमने रिप्रेजेंट किया था 50 से। तो एल हमको रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है 50। उसके बाद आपने देखा था कांट का सी, सी रिप्रेजेंट करता है 100 को। देन डी रिप्रेजेंट करता है 500 को, एंड देन एम रिप्रेजेंट करता है 1000। तो इसके लिए एक सरल सी ट्रिक है, लूसी कांट ड्रिंक मिल्क, एल 50, सी 100, डी 500 एंड देन एम इज 1000। तो 1000 तक की संख्याओं को आसानी से बच्चे रोमन संख्यांक में लिख सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ी सी समझदारी की जरूरत और ट्रिक को समझने की आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं है
कि 1000 से ऊपर तक की संख्याओं को रोमन संख्यांक में नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, लेकिन ये कक्षा 6 के स्तर के बच्चों के लिए थोड़ा सा ऊपर का स्तर है। उसके लिए भी सरल विधि है, हम उसको भी आपको आगे आने वाले वीडियोज में हम आपको दिखाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है। लूसी कांट ड्रिंक मिल्क, LCDM। तो इस तरह हम रोमन संख्याकों को आसानी से इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, भारतीय संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम यहाँ पर देखेंगे आपके आगे, और उसी के नीचे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हम बात करते हैं पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की। तो भारतीय संख्यांकों को कैसे हम प्रदर्शित करते थे? सबसे पहले वंस, इकाई, एक, टेंस, दहाई, 10, सैकड़ा, 100, उसके लिए हम प्रदर्शित करते थे 100, 100। देन 1000, 10,000, यहाँ पर आएगा 1000 एंड देन 10,000। उसके बाद आता है लाख, देन 10 लाख, देन करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के नेक्स्ट अरब, 10 अरब। इस तरह से हम भारतीय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसके विपरीत अब हम दूसरा प्लेस वैल्यू चार्ट हम देखते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन कंटेक्स्ट में जब हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट को देखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, जब हम कोई नंबर प्रदर्शित भी करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद हम एक कॉमा लगाते हैं, वंस में आता है। एंड देन उसके बाद 2, 1000, 10,000, फिर बदल जाता है, फिर लाख में पहुंच जाते हैं हम, लाख, 10 लाख, फिर बदलता है करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब। तो यह हमारे भारतीय सिस्टम है प्लेस वैल्यू चार्ट का। अब देन हम देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की हम बात करेंगे। तो यहाँ भी हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर वंस में हमारा आ जाएगा 1, देन 10 में, टेंस में आएगा, वंस में 10 आ जाएगा, 100, 100 के बाद 1000, उसी तरह से आएगा हमारा इसमें 1000, 1, 0, 0, 0। 1000 के बाद हम देखेंगे 10,000, 10,000, एंड देन 10,000 के बाद 100,000। यहाँ पर 10,000 के बाद लाख आ जाता है, तो उसको हम यहाँ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में कहते हैं 100,000, 100,000। 100,000 के बाद जब हम जाएंगे उसके बाद आएगा मिलियन, 1 मिलियन, यहाँ पर आएगा 10 मिलियन, एंड देन 100 मिलियन। तो ये हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा आ रहा है, यहाँ पर हमने देखा क्या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 1, 10, 100, 1000, एक के पीछे 3 जीरो आ गए, 10,000, 10 के पीछे 3 जीरो आ गए। अब वहां पर हमारा लाख, जहां पर हमारा 10,000 था, 10,000, 10,000 का लाख आता था, तो यहाँ पर आ गया 100,000, एंड देन 100,000 के बाद आता है 1 मिलियन। तो अगर हम बात करेंगे कि 1 मिलियन की, यहाँ पर हमने 1 मिलियन, तो 1 मिलियन आता है 10 लाख को हम कहते हैं 1 मिलियन, और उसके बाद आता है 10 मिलियन और 100 मिलियन, और इसके बाद आ जाएगा बिलियन, बिलियन के बाद आ जाएगा बिलियन। तो 10 लाख को हम कहेंगे 1 मिलियन। ये बड़ा
हम लोगों के लिए समझने का प्रश्न है कि कई कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है 1 मिलियन किसके बराबर होता है। तो वहां पर जैसे दिया आता है 2.4 मिलियन या 3.6 बिलियन। तो अब मिलियन की बात कर रहे हैं तो 10 लाख को कह रहे हैं हम 1 मिलियन। तो 1 मिलियन, इसको हम फॉर्मूला लिख लिया हमने, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख। क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में जब भी हम बात करेंगे अगर मिलियन लिखा भी होगा तो हमको समझने के नजरिए से उसको हमको लाख में कन्वर्ट करना जरूरी होगा, अदरवाइज हम उसको उतनी बढ़िया तरीके से नहीं समझ पाएंगे। 10 लाख को हम बोलेंगे 1 मिलियन। हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि 1 मिलियन मीन्स 1 के पीछे 6 जीरो, क्योंकि जनरली हम 1 लाख लिखते हैं तो 1 के पीछे कितने जीरो लिखते हैं, 5 जीरो, 1 लाख होता है। तो जब हम मिलियन लिख रहे हैं 10 लाख को हम 1 मिलियन कह रहे हैं तो 1 के पीछे 6 जीरो हो गए, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में एक विशेष बात है। जैसे कहीं पर एक संख्यांक हमें लिखना है, माना मैंने लिखना है 1,25,302। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखना है 1,25,302। तो मैं इस तरह से इसको लिखता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,25,302। तो इसमें हमारे न्यूमरेशन में क्या रहता है कि पहली 3 संख्याएं इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 1 कॉमा लगता है, उसके बाद हजार, 10,000 के बाद 1 कॉमा लगता है, फिर लाख आता है। अगर लाख 10 लाख होगा फिर 1 2 के बाद फिर 1 कॉमा लगता है, फिर करोड़ आ जाता है। पहले 3 के बाद 2 2 के बाद हमारे क्या आते हैं, कॉमा लगते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम अगर इसी 1,25,302 को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 125,302 अगर हमने लिखना है तो इसको हम यहाँ पर 3 के बाद कॉमा लग जाएगा और यहाँ पर भी फिर कोई कॉमा नहीं लगेगा। तो इसको अब हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि आपने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देख पा रहे हैं 3 का एक कॉलम है, इसमें 1 लिखा है, फिर 3 को हमने एक साथ लिखा है 1000। तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे, 125,302। इसको पढ़ने का तरीका यह है 125,302। और जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरह से पढ़ रहे हैं और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम पढ़ रहे हैं 1,25,302। अब इसी के बाद हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने ले लिया 3,4,7,5,2,1,9। इसको हमने पढ़ना है। देखेंगे यहाँ पर 3 का एक बंचा है कि 3 का एक 3 क्या। तो अब यहाँ से अब क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 1000 एंड देन मिलियन, तो यहाँ पर हमारा आगे मिलियन 3,475,290। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का उपयोग करते हैं। 1s, 10s, 100 1s के अंतर्गत आते हैं, फिर 1000, 10,000, 100,000 वो थाउजेंड्स के अंतर्गत आते हैं, उनको थाउजेंड्स में पढ़ा जाता है। देन मिलियंस में 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और जब यहां तक हम इसको मिलियन में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो एक कंपेरिजन चार्ट भी हम बना सकते हैं अपने विद्यालय में बच्चों को दिखाने के लिए कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में संख्याओं को पढ़ने का तरीका क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में संख्याओं को पढ़ने का तरीका क्या है। तो ये भी बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि हम संख्याओं की जानकारी की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें जान रहे हैं, तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव माहौल में जब बच्चों को हमने तैयार करना है आगे के जीवन के लिए, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। तो आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लग रहा है, तो इसमें भी आप अपनी राय हमें देने का कष्ट अवश्य करेंगे।